Hello everyone, my name is Anshul Jain and let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 30th of December. So the first news which we are going to discuss is on the extreme left hand side is remote EVM ready to help migrants vote outside states said by Election Commission. So यहाँ पे क्या हुआ है? Election Commission ने एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पर लेके आए हैं और एक प्रोटोटाइप तैयार किया है so that अब हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे? रिमोट वोटिंग कर सकेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझेंगे व्हाट इज रिमोट वोटिंग और इसको लेके क्यों आएगा. बिकॉज इलेक्शन कमीशन स्पेशली 2019 के लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद हमने देखा था कि दैट इज वर्किंग ऑन इट. सो व्हाई इट वाज वर्किंग ऑन इट? द फर्स्ट रीजन इज कि हमारा जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट रेशियो है, हम अगर देखें लोकसभा चुनाव में लगभग 65-66% लोगों ने ही वोट किया था इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन. अब अगर देखा जाए तो लगभग 33-34% दैट मींस 30 करोड़ ऑफ आवर पॉपुलेशन उन्होंने यहाँ पर वोट ही नहीं कर पाए थे. क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं होता है कि इफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोज ही बिलोंग्स टू राजस्थान एंड सपोज ही इफ ही इज लिविंग इन मध्य प्रदेश और कर्नाटका और इवन इन एनी अदर स्टेट, तो उसके लिए वहां से कंप्यूट करना स्पेशली फॉर द इलेक्शंस वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन काफी समय से लगभग 2 से 3 साल से इस पे काम कर रही थी. स्पेशली आपने अभी के अगर गुजरात के इलेक्शंस भी देखे तब भी हमने एक चीज देखी थी कि वोटर टर्नआउट रेशियो बहुत कम था. वोटर टर्नआउट रेशियो मतलब कि ओवरऑल जितने लोग एलिजिबल है वोट करने के उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने यहाँ पर कहीं ना वोट किया. सो गुजरात में हमने देखा कम था. उत्तराखंड में हिमाचल में जो चुनाव थे उसमें कंपैरेटिवली गुजरात से बेटर था. बट फिर भी इसकी वजह से अब जो यहाँ पे प्रोटोटाइप लाया गया है, हालांकि इसको मंजूरी नहीं दी गई है, जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी इलेक्शन कमीशन की 16th ऑफ जनवरी को अभी अगले महीने, और उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि कैसे यहाँ पे इस प्रोटोटाइप को अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मंजूरी दे देती है तो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. इसके फायदे क्या क्या होंगे कि इफ देयर इज अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन अदर प्लेस ऑफ द कंट्री, तो वहां से घर बैठे बैठे फॉर एग्जांपल उनका वोट भले ही वहां पे मध्य प्रदेश में, बट अगर वो कर्नाटका में रहते तो वहां पे भी जाके उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो कर्नाटका में बैठे बैठे ही वहां पे वोट कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं अगर इसको मंजूरी दे दी जाती है तो वोटर टर्नआउट रेशियो में अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर इजाफा हमें देखने को मिल सकता है. अब ये प्रोसेस क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं. एक मिनट, आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट. ओके, so what is RVM? So RVM is basically remote voting machine, remote electronic voting machine. ठीक है. So ये काम कैसे करेगा? So basically आपको करना क्या रहेगा कि आप सपोज मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप कर्नाटका में बेंगलुरु में जॉब कर रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश में अगले सारे इलेक्शंस भी हैं मतलब दिसंबर, तो आपको वोट करना है मध्य प्रदेश में, बट आप कर्नाटका में बैठे बैठे कैसे कर पाएंगे? थ्रू दिस. सो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा कि आपको यहाँ के दैट मीन्स the remote voter, that means the person who is sitting in Karnataka, must register online or offline within a pre-notified time before the elections with their home constituency returning officer. That means जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से that person belongs, who is residing in Karnataka, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा थ्रू ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड. फिर उसके बाद क्या होगा? आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वोटर आईडी वगैरह देखा जाएगा कि सब चीजें सही है या नहीं है, देन at their home constituency the voter will be approved for the remote voting facility. अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? Suppose that person is living in Bengaluru, as I told you. अब बेंगलुरु में that person is there, but चुनाव तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी है, और उसी के साथ साथ दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है. तो कर्नाटका में तो अलग अलग क्षेत्र से लोग जाते हैं सभी जगह से. तो एक यहाँ पे RVM जो होगा, that is remote voting, this remote electronic voting machine, उससे कहीं ना कहीं 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वोट दे पाएंगे. कहने का मतलब वापस से बताता हूं कि एक मशीन अगर वहां पे ईवीएम इंस्टॉल की गई है फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में, तो उससे ना केवल मध्य प्रदेश की इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दैट पर्सन विल बी एबल टू वोट, मतलब इफ समवन बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश तो वो कर्नाटका में बैठे बैठे, बट उसी समय जब राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान में भी अगर उसी दिन इलेक्शंस है तो राजस्थान से भी जो लोग रिमोट वोटर हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, दैट पर्सन इज रिजाइडिंग इन बेंगलुरु, तो उसी वोटिंग मशीन के थ्रू वो प्रोसेस उस तरीके का रहेगा कि 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोट एक ही मशीन से हो पाएंगे. तो अपने आप में ये बहुत बड़ा यहाँ पर लैंडमार्क मूव यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट किया है, और उसके लिए एज आई टोल्ड यू जो मीटिंग है वो 16th ऑफ जनवरी को यहाँ पे मीटिंग होगी, और उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा कि क्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का क्या टेक है इस पे. Then यहाँ पे EC invited, Election Commission invited all recognized political parties, 8 national, ये हमें पता होना चाहिए, there are 8 national parties and 57 state parties
टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोटोटाइप ऑन जनवरी 16। अभी पता होना चाहिए कि अभी के प्रोटोटाइप है, इसको यहाँ पे मंजूरी नहीं दी, बिकॉज जो इससे कंसर्न कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट इलेक्शन पार्टीज है, उन सबसे को ये दिखाया जाएगा किस तरीके से काम किया जाएगा और उसी के बाद में कहीं इस पे डिसीजन फाइनल लिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वोटर टर्नआउट रेशो आज का नहीं, हमेशा से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आई है और जैसे ही इस इनिशिएटिव की यहाँ पर बातचीत की गई उसी के बाद आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मूव को अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये जो लाया गया है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ओके, सो देन वी कम डाउन टू द नेक्स्ट न्यूज, सेकंड न्यूज। सो इसको आने वाले समय में हम और देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। देन द सेकंड न्यूज इज RT-PCR negative report must for air travelers from 5 Asian countries। So जिस तरीके से हमारे देश में हालांकि इतने केसेस नहीं बढ़े, बट फिर भी सरकार जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया है कि यहाँ पे RT-PCR टेस्ट जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा और टू दोज पीपल अराइविंग फ्रॉम दीज 5 countries, दैट इज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दैट मींस those people who are coming to India from these countries, these 5 countries, उनको वहाँ पे RT-PCR टेस्ट यहाँ पे कराना होगा। And even if someone who is traveling और उनको 72 आवर्स के पहले यहाँ पे जो है टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट जो है हमारा एयर सुविधा जो पोर्टल है उसके ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उससे कहीं ना कहीं जो इन देशों में हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोविड के केसेस और तो उनकी वजह से उनको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इंडियन अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लिया है। बट यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि दैट इज जो ऑर्गेनाइजेशन है IATA, दैट मींस द इंटरनेशनल IATA इज डिसअपॉइंटेड। IATA मींस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसका क्या मानना है, विच रिप्रेजेंट्स मोर देन 300 एयरलाइंस अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने अपोज किया इस डिसीजन को कि अभी तो इतने केसेस हमारे देश में है नहीं, स्थिति मतलब विश्व में इतने केसेस नहीं है और इंडिया में भी कोई इतने केसेस बढ़ नहीं रहे, बट ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट अगर इस तरीके का डिसीजन ले रही है तो इसकी वजह से जो ओवरऑल लोगों में कहीं ना कहीं डर सा बैठ जाएगा कि हाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें ट्रैवलिंग वापस से बंद करनी चाहिए। ये सब चीज टूरिज्म इंडस्ट्री पे सब पे बहुत ज्यादा यहाँ पर एयरलाइंस पे बहुत फर्क यहाँ पर पड़ सकता है। इसी की वजह से जो IATA के जो हेड है उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के इस डिसीजन को कहीं ना कहीं कंडेम किया या कहीं ना कहीं अभी तक सपोर्ट इस पे नहीं दिखाया। चलिए देन नेक्स्ट न्यूज ऑन द सेम पेज, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। सो यहाँ पे क्या हुआ, कल ही हमने डिस्कस किया था कि नोएडा बेस्ड जो कंपनी है जिसके द्वारा जो जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा एलिगेशन लगा है कि उज्बेकिस्तान के 18 बच्चों की यहाँ पर डेथ हो गई वो कफ सिरप कंज्यूम करने की वजह से। तो उसी के बाद जिस तरीके से अथॉरिटीज ने यहाँ पर एक्शन लिया और इवन इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था हरियाणा बेस्ड कंपनी, तब भी जो है उसमें WHO ने यहाँ पर कहीं एक्शन लिया था, सस्पेंड कर दिया था एक्सपोर्ट पे। तो अभी भी यहाँ पर क्या हुआ कि फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। इसकी जानकारी यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख एस मंडाविया जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि जो पर्टिकुलर कंपनी है, कंसर्न कंपनी है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं फिर से इस बात को रिआइटरेट किया कि WHO ने जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर डिसीजन लिया और अभी भी जिस तरीके से प्री मैच्योर कहीं के कंक्लूजन पे हम लोग आ गए कि ये जो डेथ्स हुई है ये इंडिया की फार्मा कंपनी की वजह से हुई है और जो डेथ्स है वो कफ सिरप की वजह से हुई, तो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो और उसी के बाद कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन आए तो उसको कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है। अदरवाइज जो डेथ हुई है उसके लिए डेफिनेटली इंडिया ने बताया कि ये कोई बहुत बहुत दुखद घटना है एक तरीके से, बट फिर भी उसका लिंक डायरेक्टली इंडिया से करना वो कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए यहाँ पे प्री मैच्योर लिंक की यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बात यहाँ पे की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। Okay, this also we can skip. These are more political news. Okay,
सो स्टेट न्यूज पे दिस न्यूज हमने कल भी डिस्कस किया था, हालांकि दिस न्यूज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट रीजन बीइंग कल भी हमने डिस्कस किया, तो आज भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग रनवे फैसिलिटीज टेस्टेड सक्सेसफुली। सो जिस तरीके से हमने कल देखा था कि आंध्र प्रदेश में ये एक ट्रायल यहाँ पर किया जा रहा है कि जो लैंडिंग रनवे फैसिलिटी है वो कम मीटर में, लगभग इन्होंने डिसाइड किया था कि लगभग 40 to 50 मीटर्स में हम ऊपर से यहाँ पर कहीं जो रनवे है उसमें यहाँ पे जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के उनको उतारेंगे, बट डिस्टेंस जो है वो इतनी कम कर देगी लगभग 5 मीटर्स। तो ये एक कहीं ना कहीं सक्सेसफुल यहाँ पर ये रन रहा। और उसी के बाद यहाँ पे इसमें ओवरऑल देखा जाए तो देयर आर 4 एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, दैट इज सुखोई एंड तेजस, एंड वन वाज AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दीस थिंग्स आर डन, बट द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसे और हमको ELR जो है इमरजेंसी लैंडिंग रनवे यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है, सो दैट हमारे देश में कभी भी ऐसे आपातकालीन सी स्थिति आती है या वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट है, ऐसे रनवेज है यहाँ पे इजीली हमारे जो एयरक्राफ्ट उनको लैंड करा पाएंगे। और अभी जो आंध्र प्रदेश में, वो आंध्र प्रदेश में पहले एक ऑलरेडी फैसिलिटी है, और इवन राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी एक ऑलरेडी इस तरीके के फैसिलिटीज है, और आने वाले समय में 2 इस तरीके की रनवे फैसिलिटीज पे तमिलनाडु में ऑलरेडी यहाँ पर काम हो रहा है। और सरकार का यहाँ पर टारगेट है कि ओवरऑल 20 ELR यहाँ पे बनाया जाए, सो दैट ऐसी सिचुएशन आती है ना हम उसको कोप अप कर सकें। Then the next news is NIA mounts surprise raids on PFI affiliates and leaders. So यहाँ पे this particular news is talking about PFI, that is a पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर सितंबर अक्टूबर मंथ में हमने देखा था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अंडर UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और उस समय उसमें कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 3 इंपोज किया था। अंडर सेक्शन 3 यहाँ पे UAPA के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पर एक्शन लिया गया। सो क्या कर दिया गया, UAPA को क्या कंप्लीटली बैन कर दिया गया? नहीं, PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर 5 साल का यहाँ पर बैन लगा दिया गया है बाय अंडर सेक्शन 3 ऑफ UAPA एक्ट। क्यों यहाँ पर किया गया? बिकॉज ऐसा काफी बार देखा गया, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस इंफॉर्मेशन में बताया गया, न्यूज में बताया गया, बाकी सोर्सेज हमने पहले PFI के बारे में पढ़ा था। तो द गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन कि PFI के जो और ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग काफी ले रहे हैं, उसको गलत एक्टिविटीज में यहाँ पे ले रहे थे, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस का केस हुआ, CA NRC का केस हुआ, तो काफी सारे केसेस में जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर लिंक आया। उसी के बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि इट इज हाई टाइम कि हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर बैन करना चाहिए। इवन सिमी के साथ में इसकी कनेक्शन होने की बातचीत थी। तो इसीलिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया मिनिस्ट्री ने कि PFI के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, और यहाँ पे 5 साल का बैन लगा दिया। अब और उसके बाद बहुत सारी रेड्स हुई, बहुत सारे इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, बहुत सारे जो ऑफिस है उनके ऊपर रेड्स हुई, और अभी भी वो रेड्स कंटिन्यू है। अभी भी क्या हुआ है कि कोझिकोड इन केरला, वहां पे क्या किया गया, फिर से और रेड्स यहाँ पे की जा रही है, और उनके जो लीडर्स है, एफिलिएट्स है, उनके ऊपर यहाँ पे एक्शन यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, NIA के द्वारा टू प्रिसाइज एक्शन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी कम डाउन टू द एडिटोरियल पार्ट। ओके, सो द व्हाट द टाइटल ऑफ द एडिटोरियल सेज, चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, राइट। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अभी के सिचुएशन में हमारे देश में जो स्थिति है कि स्पेशली ऑथर ने इनिशियल फेज में यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हिट किया है, बीजेपी गवर्नमेंट, और उसी के साथ साथ कुछ स्टेट में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए और किस तरीके से एज ए वोट बैंक यहाँ पे बनाए। सो सबसे पहले जिस तरीके से ऑथर ने बताया कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सभी वर्गों को, सभी रिलीजन के लोगों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, बट स्पेशली जो ऑथर ने यहाँ पर बताया कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो भी सेंटर में लीड कर रही है, तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इन द सेम वे उनको रिप्रेजेंटेशन या उनको टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं इसी वजह से आप काफी स्टेट्स में या जहाँ पे बीजेपी रूल गवर्नमेंट है वहाँ पे देखेंगे कि मुस्लिम कहीं ना कहीं जाति से कोई भी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता विधानसभा या लोकसभा में ऑफ बीजेपी स्पेशली। ये यहाँ पर ऑथर ने कहीं ना कहीं हिंट किया। हालांकि कुछ राज्यसभा सांसद है वो बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को भेजा है, हालांकि अलग इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे ऑथर ने यही बताया कि बीजेपी का हमेशा से ये कहीं ना कहीं रहा है। प्लस उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की
कि उत्तर प्रदेश की जो लोकल पार्टीज है या स्टेट पार्टीज है, लाइक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो उन सबके द्वारा क्या किया गया, और इवन कांग्रेस एज वेल, तो उन्होंने हमेशा से कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन को एज ए वोट बैंक यूज किया, और हमेशा से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है स्पेशली उत्तर प्रदेश 3 अलग अलग मतलब उनको, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे रूल किया है, बहुजन समाज पार्टी ने रूल किया है, और कांग्रेस ने लंबे सालों तक उत्तर प्रदेश में राज किया, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो वोट बैंक है वो कहीं स्प्लिट हो गया तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो अपना एजेंडा यहाँ पर कहीं ना कहीं चला रही है, तो उसकी वजह से पावर में आना, और बीजेपी बार बार फिर से, अभी हमने पिछले साल ही देखा था जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी फिर से यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर बन गए थे उत्तर प्रदेश के। सो इसी के अलावा उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई कि उत्तर प्रदेश में क्या हम फॉल बैक करें, और ये भी बताया कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन, क्योंकि जब बीजेपी के द्वारा कुछ मुस्लिम हेट्रेड के लिए ऐसा कुछ काम किया जाता है, तब ये पॉलिटिकल पार्टीज तीनों जो है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इवन कांग्रेस, इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बट जब वोट बैंक की बात आती है, वोट्स की बात आती है, तब ये आगे आ जाता है कि हमने आपके लिए यही किया। इन द सेम में ऑथर ने ये भी बताया कि तमिलनाडु और केरला से हमें देखने सीखना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ एक अच्छा चंक ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम, और उनका कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफी हद तक अच्छा है, स्पेशली इन दीज साउदर्न स्टेट्स। सो साउदर्न स्टेट्स में जो स्थिति है और नॉर्दर्न स्टेट्स में जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन डाइवर्ज हो गए इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास ऑप्शंस काफी सारे, उसी वजह से जो है उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ऑथर ने रीजन साइड के लिए और ज्यादा काम यहाँ पे करने की आवश्यकता है। Then we'll be discussing the second opinion, that is friendly neighbors. India must boost its ties with Maldives without taking sides in its politics. So Maldives अभी भी क्या हुआ है कि फॉर्मर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल्ला यामीन के बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट यहाँ पे रहे, फिर उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे तो उसके बाद वो जेल में थे, और अभी जो प्रेसिडेंट है वहाँ के इब्राहिम सोली, मिस्टर इब्राहिम सोली, वो अभी वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है। अब मालदीव्स में जो हमेशा जो सरकार रहती है, अब ऐसा समझिए कि अब्दुल्ला यामीन जो है ही इज प्रो चाइना, ठीक है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और अभी इनको कन्विक्ट यहाँ पे 11 साल के लिए जेल हुई। और अभी की जो सरकार है मालदीव्स में, दैट इज अंडर द लीडरशिप मिस्टर इब्राहिम सोली, तो उनके रिलेशंस, ही इज प्रो इंडिया एक तरीके से कहा जाता है, बिकॉज इनके काफी सारे, बिकॉज स्पेशली इब्राहिम सोली की लीडरशिप में हमारे जो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस है वो और बेटर हुए। और नॉट ओनली इन दिस फेज, जब ये प्रेसिडेंट थे उसके पहले भी जो इब्राहिम सोली यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। सो जब 2013 से 18 तक अब्दुल्ला यामीन थे, तब उनका जिस तरीके से प्रो चाइना कहीं ना कहीं स्टांस था, उसकी वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब होते हैं। बट अभी भी से दोनों देशों के रिलेशन अच्छे हैं, दोनों के बीच में जिस तरीके से ट्रेड बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से एक्सपर्टीज, इवन वैक्सीनेशन, सभी चीजों में कहीं दोनों देश म्यूचुअली यहाँ पे, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल, सभी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर मालदीव्स में हो रखी है, और जो अपोजिशन के लीडर थे अब्दुल्ला यामीन, उनको कन्विक्ट कर दिया गया 11 साल के लिए, और अब जब चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो वो चुनाव भी यहाँ पर नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इसको किस तरीके से आगे लेके जाएगा। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मालदीव्स की, तो मालदीव्स में एक बहुत पॉपुलर इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था, दैट इज इंडिया आउट कैंपेन। और इंडिया आउट कैंपेन चलाने का श्रेय भी अब्दुल्ला यामीन को ही दिया जाता है, कि काफी लोगों को कहीं ना कहीं भड़काया था। और अब्दुल्ला यामीन का ऐसा मानना था कि जो अभी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने देश को इंडिया को बेच देगी, और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच रिलेशन, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ही इज प्रो चाइना, तो इंडिया के खिलाफ हमेशा से उन्होंने कहीं ना कहीं जहर उगला है। तो इन द सेम में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, फिर बहुत समय तक वो चलता रहा, और इवन हमने देखे थे बहुत सारे प्लकार्ड्स यहाँ पर लोग लेके रोड पे निकल गए, तो उसमें इंडिया आउट कैंपेन बहुत लंबे समय तक चला था। उसके बाद जिस तरीके से अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने वहाँ पे एक डिक्री जारी करी, और उसके बाद एक्शन लिए, उसी के बाद धीरे धीरे ये जो कैंपेन है इसको कहीं भी समाप्ति हो पाई। बट अल्टीमेटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल ओपिनियन में ऑथर का ऐसा मानना है कि हमें वहाँ पे मालदीव्स की पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कीनली वॉच करना चाहिए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बहुत नेबरिंग कंट्री तो है, प्लस फ्रेंडली नेशन है, और स्पेशली दोनों देशों के बीच में रिलेशंस है, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट क्रूशियल, बिकॉज चाइना का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है मालदीव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we come down to the text and context part. So text and context में the topic is the Karnataka Maharashtra border road.
सो इसके बारे में हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि बेसिकली हुआ क्या है दोनों स्टेट्स के बीच में और क्या स्थिति है। सो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या हुआ है अभी भी इसी साल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है बहुत पुराना है, लगभग 1956 जब से स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट हुआ, उसके बाद महाजन कमीशन लगभग 11 साल बाद 1967 में, तो ये इशू को लगभग 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और यहाँ पे जो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज जो कर्नाटक में है, जिनके कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और जैसा मैंने पहले भी सेशन से बताया था कि ये बार बार इसलिए मुद्दा यहाँ पर उठ जाता है क्योंकि होता क्या है कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो समर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटक का होता है दैट इज इन बेंगलुरु, बट जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है दैट इज इन बेलगावी, और बेलगावी सिटी ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है बिकॉज अभी है वो कर्नाटक के अंडर में, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज मराठी। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ऐसा मानना है, महाराष्ट्र एकीकरण समिति और इवन जो अपोजिशन पार्टीज है महाराष्ट्र की, उनका ऐसा मानना है कि बेलगावी सिटी को एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर में होना चाहिए। बट जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1967 में, उसने ये बताया था कि बेलगावी सिटी को कर्नाटक के अंदर में रहना चाहिए। वही इतने समय चल रहा है और काफी पॉलिटिकल पार्टीज, सेंटर ने काफी बार इसके लिए कोशिश की, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोशिश की दोनों साइड की, बट कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं आ पाया, क्योंकि सोल्यूशन के लिए एक स्टेट को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इससे डेफिनेटली वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए जो पॉलिटिशियंस है वो इसकी बात करते हैं सोल्यूशन की, बट कहीं ना कहीं उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बताया गया। और अगर मैंने समर और विंटर कैपिटल की बात की तो हमें पता होना चाहिए महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कि समर कैपिटल जो है दैट इज इन मुंबई और जो विंटर कैपिटल दैट इज इन नागपुर, राइट। सो इन द सेम वे दोनों के बीच में जो इश्यूज रहते हैं वो हर बार बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अभी भी किस तरीके से यहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन यहाँ पर महाराष्ट्र में पास किया, पहले कर्नाटक में पास किया गया, फिर हमने देखा महाराष्ट्र असेंबली में भी यूनानिमस रेजोल्यूशन यहाँ पर पास कर दिया गया। और इवन हमने देखा कि कुछ लीडर्स का ऐसा ही मानना था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया को यूनियन टेरिटरी बनाना, फॉर्मर सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी। सो यहाँ पे पूरा जो इशू है उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया और क्यों ये इशू यहाँ पर रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। महाजन कमीशन की बात हुई है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1966 में बनाया गया था और लगभग साल भर से कम समय में महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर बता दी थी और जवाब दे दिया था कि ये जो है पर्टिकुलर जगह जो है बेलगावी जो डिस्प्यूटेड है वो कहीं ना कहीं इसके पास रहनी चाहिए, कर्नाटक के पास। अभी भी कर्नाटक के पास ही ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है कर्नाटक बॉर्डर पे, और जैसा मैंने आपको बताया काफी समय से इसके प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, बट इसका डिस्प्यूट का रिजॉल्व करने की तरफ कोशिशें काफी है, बट अभी तक कुछ प्रॉपर सा सोल्यूशन यहाँ पर नहीं आया है। और महाराष्ट्र ऐसा बोलता है कि कर्नाटक के नॉट ओनली बेलगावी बट और भी काफी सारे जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी महाराष्ट्र के अंदर आने चाहिए, और कर्नाटक भी बोलता है कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, ये कुछ प्लेसेस है वो जो है महाराष्ट्र में वो कर्नाटक में आने चाहिए। तो दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं और इसी की वजह से जो डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हो पा रहा अभी की सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। This is also political. Then we come down directly to the world section. So world section पे we'll be discussing this news. Russian missile barrage batters Ukrainian cities. So जो सिचुएशन है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में उसमें कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक या सीजफायर हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा, और जो इशू है वो अभी तक भी चल रहा है। और अभी यहाँ पर रशिया की ओर से कुछ मिसाइल्स, नियरली 600 क्रूज मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च की गई और वो यूक्रेन की तरफ यहाँ पे लॉन्च की गई, और उसमें से 54 को शॉट डाउन कर दिया गया, ऐसा यूक्रेनियन अथॉरिटीज का यहाँ पर मानना है। सो एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन बोल रहा है कि जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और रशिया भी चाहता है इसके लिए इसको रिजॉल्व किया जाए, बट दोनों देश कहते हैं कि साथ में एक टेबल पे बैठ नहीं रहे, और उसी की वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है और क्रूड ऑयल जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये सब इश्यूज सभी वर्ल्ड में सभी देशों को कहीं ना कहीं देखने पड़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और उसी के बारे में आपने बताया कि जो सिचुएशन है यूक्रेन में और यूएस जिस तरीके से कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इशू जो है इसको रिजॉल्व करने की अभी ऐसी सिचुएशन बहुत मुश्किल यहाँ पर दिख रही है। Then this is also political. Netanyahu sworn in as head of Israel's new far right government. So
बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर 6th टाइम इजराइल के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। और पिछले साल ही हमने देखा था कि जिस तरीके से वहाँ पे सरकार बदली और नफ्ताली बेनेट पहले पीएम बने, फिर याइर लैपिड यहाँ पे पीएम बने, और अब यहाँ पे नेतन्याहू जो है बेंजामिन नेतन्याहू वो यहाँ पे फिर से पीएम यहाँ पर बन चुके हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इसराइल के इंडिया के साथ, और स्पेशली बेंजामिन नेतन्याहू और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के। तो कहीं ना कहीं दिस इज ओनली न्यूज, बट इन वन लाइनर्स इफ वी सी क्वेश्चंस इन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन, देन वी माइट सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। Then the two news, other news, these are small news, that is US approves $180 million weapon sale to Taiwan. So कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना और ताइवान के बीच में इशू है, यूएस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि उसमें कहीं कि यूएस यूनिवर्सली कहीं कि सपोर्ट करता है ताइवान को। तो इसी के बीच यहाँ पे यूएस ने अप्रूव करी है $180 million की वेपन्स डील टू ताइवान। Then lack of info on China's COVID surge stays global concern. So यहाँ पे जो है जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने अभी डिसाइड किया था 25 दिसंबर को कि हम हमारा कोविड का डेटा यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे, तो उसी के बाद एक बहुत बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कंसर्न वाली सिचुएशन क्या है, बिकॉज स्पेशली जब आप बात करते हैं कि आपको अपने देश में रोकथाम के लिए काम करना चाहिए कोविड के लिए, बट आपको पता ही नहीं कि आपके पड़ोसी देश में कितने केसेस बढ़ रहे हैं। नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया बट इवन द वर्ल्ड एज वेल। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेज है वहीं से डेटा नहीं आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से चाइना के द्वारा 2019 में जब नवंबर दिसंबर में जब वहाँ पे केसेस आने लगे, तो अगर उस समय ही चाइना जानकारी दे देता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ पेंडेमिक ऐसी सिचुएशन हो रही है, ये डिजीज कुछ है यहाँ पे और इसकी वजह से काफी लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो प्रायर एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता था। तो जिस तरीके की सिचुएशन हमने मार्च तक लगभग 2 से 3 महीने वेट किया और तब तक ट्रैवलिंग यहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी, तो इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर फैल रहा था। इसी के बाद हमने देखा कि समूचे वर्ल्ड में सभी जगह यहाँ पे केसेस बढ़ने लग गए। तो इसी की वजह से यहाँ पर दिस न्यूज दैट इज लैक ऑफ इन्फो ऑन चाइनाज कोविड सर्ज इज ग्लोबल कंसर्न, कि ना केवल इंडिया के लिए बट सभी देशों के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरीके से चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और प्लस उसका डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वेरिएंट है और कितने केसेस और क्या इंटेंसिटी, कितने लोगों की जान जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पर कंसर्न हो रहा है। ओके, सो देन वी कम डाउन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे लिए एक दुखद घटना है कि ब्राजील के जो फॉर्मर फुटबॉल स्टार और 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जिन्होंने वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताया ब्राजील को, पहले जो है ब्राजील की जो फुटबॉल आई है उनकी यहाँ पर डेथ होगी और ये हमें पता होना चाहिए। और जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फुटबॉल में और 1999 में उनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी यहाँ पर बताया गया था, और जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फुटबॉल जगत में वो बहुत इमेंस यहाँ पर है। तो सिंगल लाइनर वन लाइनर के हिसाब से आप ये भी पढ़ सकते हैं। So herein I conclude with today's analysis of the Hindu dated 30th of December. So that's all from my side.